सोनल, अगर मेरा एसआईआर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो क्या मैं कभी वोट ही नहीं कर पाऊंगा? कॉम्प्लेक्स सवाल है, कायदे से समझाती हूँ। ये सवाल बहुतों के मन में है। ज़्यादातर लोगों ने एसआईआर का नाम तो सुना है, पर अब तक कईयों को नहीं पता ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है। और फिर आता है वही सवाल, लिस्ट में नाम ना होने पर क्या वोट देने का अधिकार भी चला जाएगा, और क्या इसके बाद नागरिकता भी चली जाएगी। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम टटोलेंगे और बताएंगे कि एक सिटीजन के तौर पर इस मुद्दे से जुड़े क्या हैं आपके अधिकार। इंडिया में वोटिंग के जरिए जनता अपना नेता चुनती है। भारत में अब 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। समय के साथ जैसे हर चीज बनती, बिगड़ती या अपडेट होती है, वही वोटर लिस्ट के साथ भी होता है। समय समय पर उसे अपडेट किया जाता है। वोटर्स के जोड़ घटाव का ये प्रोसेस जब बड़े स्तर पर हो और एक एक घर जाकर वेरिफिकेशन हो तो उसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जाता है। ये शब्द लगभग 1 साल से चर्चा में है। SIR पहले बिहार में हुआ, उसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन इस सब के बीच SIR को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठे, विवाद भी खूब हुए। मसला देश की सबसे बड़ी अदालत तक भी पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया में बदलाव आए। हम SIR पर आपके साथ विस्तार से बात करेंगे, उसके हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर भारत में वोटिंग की शुरुआत और वोटर लिस्ट बनने और मतदान के अधिकार मिलने की उस पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारियां ले ली जाए। दरअसल आजादी के पहले भी देश में वोटिंग होती थी, लेकिन वोट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबलीज के मेंबर्स को चुनने के लिए होती थी। हालांकि उस समय वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार था, जो कि केवल 3 से 10% जनसंख्या को मिला हुआ था। स्पेशल राइट। वोटर कौन बनेगा, इसे तय जमीन, संपत्ति या डिग्री देखकर होता था। महिलाओं के लिए शर्तें और भी मुश्किल थी। 1935 में देश में करीब 3 करोड़ 5 लाख वोटर्स थे। ये संख्या उस समय की वयस्क जनसंख्या का लगभग 15 से 20% थी। यानी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसके केवल 15 से 20% लोग ही वोट डालने का अधिकार रखते थे। 1947 में देश आजाद हुआ। विभाजन के बाद लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। एक बड़ी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई। ऐसे में जरूरत महसूस हुई एक दुरुस्त वोटर लिस्ट बनाने की। साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज आया वोटिंग की व्यवस्था बनाना। संविधान सभा में मताधिकार और चुनाव आयोग को लेकर कई दिनों तक जमकर बहस हुई। जब सभी वयस्क लोगों को वोटिंग का अधिकार देने का प्रस्ताव पेश हुआ तो बृजेश्वर प्रसाद समेत कई सदस्य डर गए। उनका कहना था कि अशिक्षित जनता के हाथों में वोट का अधिकार देना लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि तमाम तर्कों के बाद आर्टिकल 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI का गठन हुआ और आर्टिकल 326 ने 21 साल से ऊपर की जनता को वोट देने का अधिकार दिया। फिर 1988 में राजीव गांधी के समय एक अमेंडमेंट हुआ और वोट देने की उम्र घटाकर 18 कर दी गई। यहाँ ये क्लियर करते चले कि वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। यानी वोटिंग इज नॉट अ बेसिक राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और संविधान कहता है मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन हर भारतीय नागरिक अपने आप मतदाता नहीं हो जाता। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना, कुछ दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ये दस्तावेज पूरे नहीं है तो उस नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। खैर, वापस इतिहास पर लौटते हैं। संविधान लागू होने के बाद पहले आम चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 17 करोड़ 30 लाख लोगों की वोटर लिस्ट तैयार करना था। वेस्टर्न क्रिटिक्स इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताते हैं। हालात ऐसे थे कि लोग नाम रजिस्टर करवाने में भी डर रहे थे। इससे जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है, जिसका जिक्र रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में भी किया है। जब वोटर लिस्ट बन रही थी तो उत्तर भारत की महिलाएं अपना नाम बताने से कतराती थी। उन दिनों उत्तर भारतीय इलाकों में महिलाओं को उनके पतियों या पिताओं के नाम से पुकारे जाने की रिवायत थी।
चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने खींचकर 28 लाख महिलाओं के नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिए। हालांकि बाद के सालों में महिलाएं जागरूक हुई और अपना नाम खुद बताने लगी। तमाम अड़चनों के बीच वोटर्स की लिस्ट बनाने के लिए 16,500 क्लर्क ने 6 महीने तक काम किया। बहरहाल वोटर लिस्ट आखिर तैयार हुई। फिर आया साल 1951, भारत का पहला आम चुनाव जो 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला। व्यवस्थाएं कम थी, इसलिए वोटिंग 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद 68 फेजेस में हुई। लोकसभा की 489 सीटों पर 1,874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें 17,32,12,343 वोटर्स थे। पहला चुनाव तो निपट गया, लेकिन मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चुनाव आयोग भी अंदर ही अंदर खुद जानता था कि पहली वोटर लिस्ट एक तरह से जल्दबाजी में बनाई गई। कई लोगों के तो असली नाम तक उसमें नहीं थे। ऐसे में चुनाव आयोग को लगा कि अब इसमें सुधार किया जाए और एक साफ सुथरी अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाई जाए। इसके लिए 1952 से 1956 के बीच करीब 4 साल तक पूरे देश में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया। वोट देने के लिए एलिजिबल लोगों की पहचान की गई। इसी प्रोसेस को कहा गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। पहली SIR की फाइनल लिस्ट यानी देश को अपनी पहली दुरुस्त वोटर लिस्ट 1957 में मिली। इसमें करीब 10 से 15% नाम हटाए गए थे। इसके बाद थोड़े थोड़े समय पर कभी राज्यों तो कभी पूरे देश में SIR होता रहा। चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक भारत के इतिहास में अब तक कुल 13 बार बड़े स्तर पर इंटेंसिव रिवीजन किए जा चुके हैं। आखिरी बार बड़े पैमाने का SIR 2002 से 2004 के बीच हुआ था, यानी आज से करीब 20 साल पहले। और इन 20 सालों के दौरान नेशनल लेवल पर वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया। इस दौरान काफी कुछ बदला। मसलन बेहतर रोजगार के चक्कर में गांव से शहरों की तरफ करोड़ लोगों का पलायन, कोविड महामारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। चुनाव आयोग ने इन्हीं सब तर्कों के आधार पर फैसला किया एक बार फिर से वोटर लिस्ट को नए सिरे से अपडेट करने का। जून 2025 में इसका ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि देश भर में फेज वाइज SIR कराने का मकसद वोटर लिस्ट में दोहराए गए नामों को हटाना और मृत मतदाताओं के नामों को मिटाना है। याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। साल 2003 के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पहली बार SIR हुआ। SIR से पहले बिहार में करीब 7,89,00,000 वोटर्स थे। SIR के बाद आई फाइनल लिस्ट में 47 लाख नाम काट दिए गए। इसके बाद अक्टूबर 2025 में SIR देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ से पहली ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। कुल मिलाकर 6.5 करोड़ नाम डिलीट हुए हैं। 6.5 करोड़ नाम। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 18.76% नाम यानी 2,89,00,000 नाम लिस्ट से हटाए गए। क्रिकेटर मोहम्मद शामी, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे कई बड़े नामों का मतदान का अधिकार यानी वोटिंग राइट खतरे में आ गया। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। फाइनल लिस्ट 8 मार्च 2026 को पब्लिश होगी। अब आते हैं इसके प्रोसेस और उससे जुड़े सवालों और एक नागरिक के तौर पर आपके अधिकारों पर। तो चुनाव आयोग की तरफ से जब SIR का नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके बाद 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग का काम चलता है। ट्रेनिंग होती है बूथ लेवल अधिकारी, बोले तो BLO की। ये स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, जिले के पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी। हाल में हुए SIR में करीब 5 लाख BLO लगाए गए हैं। हर 1000 वोटर्स पर 1 BLO। इसी फेज में राजनीतिक दल अपने उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं जिनके जिम्मे बूथ का काम होता है, बोले तो बूथ लेवल एजेंट यानी BLA। ट्रेनिंग के बाद शुरू होता है एन्यूमरेशन फेज, मतलब गिनती करने का टाइम। लगभग 1 महीने का यह समय होता है। इस फेज में वोटर को भरना होता है एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी फॉर्म। इसे बोलते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म। एक साधारण सा कागज है जिसे BLO वोटर्स को घर घर जाकर बांटते हैं। इसमें वोटर का नाम, उम्र, पता, फोटो, माता पिता का नाम जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है।
इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ लोगों के घर पिछली एसआईआर की लिस्ट भी लेकर जाते हैं। लिस्ट में नाम को मैच करते हैं। जिनका नाम लिस्ट में होता है उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता। बीएलओ एन्यूमरेशन फॉर्म पर मैच्ड या फिर लिंक्ड लिख सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन माता पिता, दादा दादी या गार्जियन का नाम है तब भी चलेगा, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता तब क्या? यहां आता है पहला सवाल। वो व्यक्ति क्या करे? अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाए? नाम जुड़वाने के लिए आपको भरना होगा फॉर्म 6 और उसके साथ देना होगा पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका निवास प्रमाण पत्र यानी आप जहां रहते हैं उसका प्रूफ। इसके लिए चाहिए डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करके कुल 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। वोटर कार्ड बनवाने के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। उस डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरकर बीएलओ को थमा दें या फिर आप उसे ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है और ऑफलाइन में भी बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप उसे नजदीकी चुनाव अधिकारी के ऑफिस में भी जाकर जमा करा सकते हैं। ये तो हुई बात अपने नाम को जुड़वाने की, लेकिन अगर आपको अपना नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना होगा और नाम, पता, फोटो में सुधार कराना है तो भरना होगा फॉर्म 8। आप अपना नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो भी भरना होगा फॉर्म 8A। अब आता है दूसरा सवाल। अगर आपके घर बीएलओ नहीं आए और आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी सक्षम नहीं हैं तब क्या करें? तब आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी चुनाव अधिकारी के ऑफिस में भी जा सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के दौरान किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब क्या? तो सबसे पहले आपको यह करना है कि घबराना नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आप जिस इलाके में अपना नाम अप्लाई करने जा रहे हैं वहां आप लंबे समय से रह रहे हो। क्योंकि नाम जुड़वाना है इसलिए आप फॉर्म 6 भरेंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर आप इसे भेज दीजिए। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी आपके घर आएगा, वेरिफिकेशन करेगा, परिवार के अन्य लोगों, आस पड़ोस में पूछताछ करेगा। अगर उसे लगा कि ठीक है, चीजें दुरुस्त है तो आपका नाम जुड़ सकता है। और अगर उन्हें ठीक नहीं लगा, तब आपको लगता है कि बीएलओ गलत है तो आप 15 दिन के अंदर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास अपील कर सकते हैं। वे मामले को दोबारा देखेंगे, मतलब दोबारा उसकी जांच करेंगे। अगर कमी किसी कागज की थी तो आप कमियों को सुधार कर दोबारा फॉर्म 6 भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीएलओ के आने पर घर पर नहीं मिला तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? नहीं, नियम कहते हैं हर वोटर से 3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश तो की ही जाएगी, लेकिन तब भी अगर संपर्क नहीं हो पाता तो वो वोटर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या फिर बीएलओ से कांटेक्ट करके अपना नाम ऐड करवा सकता है। कौन है आपके इलाके का बीएलओ? ये कैसे पता करना है? आप चुनाव आयोग की वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं, सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ 3 तरीके, ईपीआईसी नंबर, पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर से बीएलओ का नाम पता कर सकते हैं। पहले ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे तो ईपीआईसी नंबर, स्टेट और कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक करें। फिर डिटेल्स पर जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिसर में बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब फिर एक सवाल आता है कि अगर बीएलओ आपकी शिकायत ना सुने तब क्या सलूशन है? बीएलओ के मना करने पर ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आप अपील कर सकते हैं। अगर वो भी मना करे तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ से आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई एन्यूमरेशन फेज की, यानी 1 महीने की पूरी कवायद, फॉर्म बांटने और उसे भरकर कलेक्ट करने की प्रक्रिया। इसके बाद फॉर्म में दी गई जानकारी से वोटर्स की एक लिस्ट तैयार होती है। इसे कहते हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। एन्यूमरेशन फेज के 5 से 10 दिन के बाद इसे जारी किया जाता है। ये फाइनल लिस्ट से पहले की एक टेम्पररी लिस्ट है जिसमें अभी तक के सभी वोटर्स के नाम, फोटो, पता और बाकी डिटेल्स होती है। यानी इसके बाद भी इसमें नाम जोड़े या घटाए जा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग 1 महीने का समय देता है। अब सवाल है कि ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे खोजा जाए? इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खोजा जा सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। फिर अपना स्टेट, ईयर ऑफ रिवीजन, जिला
विधानसभा का नाम चुनें, साथ ही अपना पोलिंग बूथ भी सेलेक्ट करें। कैप्चा कोड भरने के बाद डाउनलोड सिलेक्टेड ऑप्शंस पर क्लिक करते ही आपके सामने ड्राफ्ट लिस्ट खुल जाएगी। अगर आपका नाम होगा तो वहां पर दिखेगा। अगर आप ऑफलाइन नाम देखना चाहते हैं तो आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा। बीएलओ के पास ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी होती है। नजदीकी पोलिंग बूथ, तहसील या जिला निर्वाचन ऑफिस में जाकर भी आप नाम चेक कर सकते हैं। अब इतना सब करने के बावजूद आपको इस लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला, तब क्या करें? तब ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर आप एक क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग 1 महीने का समय देगा। फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आप अप्लाई करें। फॉर्म 6 की क्या प्रक्रिया है हमने आपको पहले ही बता दिया। बीएलओ घर आएगा, पड़ोसियों से पूछताछ करेगा और वेरीफाई करेगा। अगर बीएलओ संतुष्ट हो गया तो फिर नाम फाइनल लिस्ट में जुड़ जाएगा। एसआईआर को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चुनाव आयोग ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1950, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी शिकायतों शिकवों को वेरीफाई करने के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी करता है। इसमें नाम नहीं होने पर भी नाम जुड़वाया जा सकता है। यानी अगर फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आया है तब भी नाम जुड़वाया जा सकता है। नाम जुड़वाने का प्रोसेस यही होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आने के पहले कर लेना होगा, क्योंकि उसके बाद राज्य की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। ये तो रहा प्रोसेस और कुछ बेसिक सवालों के जवाब जो एक नागरिक के मन में आ सकते हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर चिंताएं और भी हैं। प्रोसेस शुरू होते ही कहा जाने लगा कि ये बैकडोर एनआरसी है। आरोप लगे कि एसआईआर के जरिए लोगों की नागरिकता चेक की जा रही है। This is nothing but backdoor NRC. This is exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है। दलील आई है कि किसी का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होने पर भी उसकी नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं होगा। इसको समझने के लिए हमने बात की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा से। 24 जून 2025 का जो नोटिफिकेशन था उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जिनका नाम पहले 2003 से पहले आ गया था बिहार में, उसमें प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप से कभी भी इस तरह से डायरेक्टली लिंक नहीं करते थे। तो उससे एक किस्म का ये की भ्रांति फैल गई कि भाई सिटीजनशिप, अगर आपका इलेक्टरल रोल से नाम चला गया तो आपकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी। तो फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसको क्लैरिफाई किया। तो जो फ़र्क है उसमें बुनियादी रूप से पहले कभी सिटीजनशिप का इस तरह से छानबीन नहीं की गई, और दूसरा ये था कि हमेशा हमारे सिस्टम में, हमारे मतलब भारत के सिस्टम में, इलेक्टर को इलेक्टरल रोल में शामिल करना ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और जो स्टेट मशीनरी उनके लिए काम करती है उनकी जिम्मेदारी है। कभी भी किसी वोटर के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि भाई आप एप्लीकेशन नहीं देंगे तो आपका नाम नहीं आएगा। हालांकि ये प्रावधान है कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आप एप्लीकेशन देकर एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन दें ही ना तो आपका नाम नहीं आएगा। क्योंकि जब वो रिवीजन के लिए, समरी रिवीजन के लिए जाते हैं, तब वो पता करते हैं कि कौन कौन से नए वोटर्स को शामिल करना है और उनको शामिल कर लिया जाता है। अब उधर विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का प्रोसेस समावेशी यानी कि इंक्लूसिव न होकर एक्सक्लूजन को बढ़ावा देने वाला है। यानी नाम जोड़ने की बजाय नाम काटे जा रहे हैं। इसको लेकर भी हमने जानकार से बात की। बिहार का एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ प्रोसेस पूरा हो चुका है। बाकी स्टेट्स में तो आप कहें कि अभी कार्य प्रगति पर है, तो कंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए उसका जो हश्र निकला वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार में जब ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल बना, उसमें सिर्फ एक्सक्लूजन किया गया था। 7 करोड़ 89 लाख लोगों में से 7 करोड़ 24 लाख ड्राफ्ट लिस्ट में आए। बाद में लोगों ने दरखास्त दी। अब दरखास्त देने में एक समस्या जो मैं भी कई जगह गया हूँ, वहाँ लोगों ने बताई है कि फर्ज करिए आपका नाम पहले था लिस्ट में, अब नहीं है, तो एज पर प्रोसीजर अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता तो आपके पास अधिकार है और प्रावधान है कि आप फॉर्म 6 भर के जमा करा दें और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो दे दें। लेकिन उसके अंदर एक अंडरटेकिंग फॉर्म 6 में है
जो ये कहती है कि मेरा नाम पहले किसी भी इलेक्टोरल रोल में नहीं था। तो अब आपका नाम पहले था तो आप ये अंडरटेकिंग कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस किस्म के प्रोसीजरल डिफिकल्टीज लोगों को आ रही है। आप अगर इनएलिजिबल लोगों को हटाना चाहते हैं रोल से, अयोग्य लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौजूदा रूल्स में, नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी वजह से इलेक्टोरल रोल में आ गया है तो उसको आप कैसे बाहर निकालेंगे। ये प्रोविजन ऑलरेडी है। तो मतलब अगर 1000 में कोई एक व्यक्ति ऐसा है तो उसको निकालने के लिए आप सारे 1000 लोगों की पड़ताल करें, तो ये बड़ा एक गैर वाजिब। अब बात कर लेते हैं एसआईआर से जुड़े कुछ जरूरी घटनाक्रम पर। 4 फरवरी 2026 की तारीख। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला चीफ मिनिस्टर, काला कोट पहनकर खुद देश की सर्वोच्च अदालत में जिरह करने पहुंची। मामला एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने का था। मांग थी कि एसआईआर को रद्द किया जाए और चुनाव मौजूदा वोटर लिस्ट से ही करवाया जाए, वेस्ट बंगाल में, जहां की वो मुख्यमंत्री है। कोर्ट में खड़ी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने खुद को बंधुआ मजदूर कहा। आगे दलीलें रखी कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ नाम काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में शिफ्ट होने या पति का सरनेम इस्तेमाल करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में भी तो चुनाव है, लेकिन वहां ये क्यों नहीं हो रहा? मतलब वहां एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही? चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने में जल्दी क्या है? जो काम 2 साल में होता है वो 3 महीनों में क्यों किया जा रहा है? ईसीआई की प्रताड़ना से बेलों की जान जा रही है। ममता की तमाम दलीलों पर बेंच ने हस्तक्षेप करने और दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है। तो ये रही एसआईआर से जुड़ी कुछ बेसिक बातें। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। इस शो के लेकर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और किन मुद्दों पर आप अपने अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं, आप वो भी हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब मैं चलिए, शुक्रिया।